बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाये की है और इंशाअल्लाह 2025 से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, उसके 14वें सबक यानी पयाम लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह के शायरों का तारुफ़ पेश करूँगा। इंशाअल्लाह जो यहाँ लिखा हुआ है इसको समझ कर पढ़ूँगा आपके सामने। अगर आप मेरी साबका वीडियोज़ जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस नज़म के शायर हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई रहमतुल्लाह अलैह, और ये नज़म क्योंकि सिंधी में थी, क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई रहमतुल्लाह अलैह सिंधी के शायर थे, तो इसका तर्जुमा किया है शेख अयाज़ ने। तो आइए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई रहमतुल्लाह अलैह जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 1689 में पैदा हुए और 1752 में इंतकाल कर गए। शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई रहमतुल्लाह अलैह का शुमार सिंध के बुज़ुर्ग तरीन शख्सियात में होता है। वो सरज़मीन सिंध में अपने किरदार का मतलब होता है चाल चलन, गुफ्तार यानी गुफ्तगू, और हुस्न अमल यानी अच्छे अमल से यानी हुस्न अमल से एक दुनिया की फ़िक्री और रूहानी तरबियत, रूहानी का मतलब होता है रूह की तरबियत, फ़िक्री मतलब फ़िक्र की तरबियत, और फ़यूज़ व बरक़ात का बाइस बने। फ़यूज़ व बरक़ात का मतलब होता है फ़ायदे, नेकियां, ठीक है, बाइस बने यानी वजह बने, और अपने सिंधी कलाम से सिंध को मोहब्बत, अमन, रवादारी, ठीक है, रवादारी का मतलब होता है मजहबी या दीनी मामले में किसी दूसरे के नुक्ता नज़र को बर्दाश्त करना, और भाईचारे का मतलब होता है भाई जैसा का गहवारा बनाने की तालीम दी। तो ये उनकी असल तालीमात है उनकी शायरी की। आप रहमतुल्लाह अलैह का आबाद करदा रेत का टीला कहते हैं छोटी सी पहाड़ी को, भिट दुनिया भर में भिट शाह के नाम से मशहूर हुआ। आपकी सिंधी शायरी का मजमुआ शाह जो रिसालो के नाम से शाये हुआ, जिसका मंजूम उर्दू तर्जुमा, मंजूम कहते हैं नज़म की सूरत में, ठीक है, उर्दू तर्जुमा शेख अयाज़ ने किया। शामिल किताब इक़्तिबास शाह जो रिसालो के एक हिस्से से मुस्तार यानी उधार लिया हुआ चंद अशार का मंजूम उर्दू तर्जुमा है। तो जैसा कि मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया था कि दरअसल ये सिंधी में था, ये जो इक़्तिबास है, जो शायरी है सिंधी में थी और इसका तर्जुमा किया है शेख अयाज़ ने। तो आइए अब शेख अयाज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। शेख अयाज़ जो कि इस नज़म के मुतरजम हैं यानी तर्जुमा करने वाले हैं। शेख अयाज़ जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 1923 में पैदा हुए, 1997 में इंतकाल कर गए। शेख अयाज़ जिनका पूरा नाम शेख मुबारक अली है, की जाए विलादत यानी पैदा होने की जगह सूबह सिंध का शहर शिकारपुर है। आपके वालिद गिरामी का नाम शेख ग़ुलाम हुसैन था, जिन्हें सिंधी, फ़ारसी और उर्दू ज़बानों के साथ बड़ा लगाव था यानी मोहब्बत थी। यही वजह है कि उनके घर में उस ज़माने के मारूफ़ रसायल यानी रिसाले, उस ज़माने में लोग मैगज़ीन्स पढ़ते थे, हुमायूं, अदबी दुनिया और नेरंग ख़याल, ये अदबी रिसाले हैं वग़ैरह बाकायदगी से आते थे। शेख अयाज़ ने मैट्रिक तक की तालीम अपने आबाई शहर शिकारपुर ही में हासिल की। उसके बाद वो आला तालीम हासिल करने के लिए कराची चले गए, लेकिन नासाजगार हालात यानी बुरे हालात की वजह से आला तालीम हासिल ना कर सके और शिकारपुर लौट आए। मगर हालात साजगार होते यानी अच्छे होते ही असर नो यानी नए सिरे से उसूल तालीम का नाता जोड़ा। नाता कहते हैं रिश्ते को, ठीक है, यानी रिश्ते को या ताल्लुक़ को, यानी जब हालात उनके अच्छे हो गए तो फिर उन्होंने तालीम हासिल करना शुरू कर दी और कराची से BA और LLB की डिग्रियां हासिल की और कराची ही में प्रैक्टिस शुरू कर दी यानी वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मगर बाद में तर्क सुकूनत, ठीक है, सुकूनत कहते हैं, तर्क सुकूनत का मतलब होता है क़ियाम को छोड़ देना, यानी जहाँ आप रहते हैं उस जगह को छोड़ देना।
ترک سکونت کر کے سکھر آ گئے اور تا دم واپسی یعنی آخری وقت تک، موت تک وہیں پر رہے، جب تک زندہ رہے وہیں رہے، کہاں سکھر، اور وہیں پریکٹس بھی وہیں کرتے رہے، یعنی وہیں پر وکالت کرتے رہے۔ آپ کا پہلا ادبی کارنامہ شکارپور سے ادبی رسالے آگی قدم کا اجرا تھا۔ اجرا کہتے ہیں جاری کرنا۔ شیخ ایاز کو ان کی ادبی خدمات کی بنا پر کا مطلب کی وجہ سے حکومت پاکستان کی طرف سے ہلال امتیاز کا اعزاز دیا گیا۔ آپ نے کراچی میں وفات پائی، مگر آپ کو شاہ عبداللطیف بٹھائی کے ساتھ بے پناہ عقیدت کی بنا پر ان کے مزار کے نزدیک ہی سپرد خاک کیا گیا، یعنی ان کے مزار کے پاس ہی انہیں دفن کیا گیا۔ شاہ عبداللطیف بٹھائی کے مزار کے پاس ان کو دفن کیا گیا۔ شیخ ایاز کا شمار جدید سندھی ادب کے بانیوں میں کیا جاتا ہے، تو یہ بھی سندھی کے بہت بڑے ادیب تھے۔ آپ کو مزاحمتی ادیب ٹھیک ہے، مزاحمتی ادب کہتے ہیں وہ ادب جو کسی زمانے کی پرانی سوچ کی مخالفت کرے یا حکومت کے ظلم و جبر کے خلاف ہو، اس کو کہتے ہیں مزاحمتی ادب، اور جو اس طرح کے موضوعات پر لکھتا ہے اس کو کہتے ہیں مزاحمتی ادیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ترقی پسند شاعر، ٹھیک ہے، تو ترقی پسند اصل میں ترقی پسند ایک تحریک تھی، اور ان کے جو موضوعات تھے وہ جو ہے نئی تبدیلی کا اظہار، سائنسی عقلیت کا فروغ، بنیادی مسائل مثلاً بھوک، غربت، جہالت وغیرہ کو موضوع بناتے تھے، تو یہ ترقی پسند شاعر تھے۔ اور سندھی صوفی بزرگ شاعر شاہ عبداللطیف بٹائی کے منظوم مترجم کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔